बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री 2025 यानी अभी जो पेपर हुए हैं, जो 2025 के फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम, उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड का सलूशन लेकर बच्चों मैं हाज़िर हूँ, और राइट हैंड साइड इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, गिव वन एग्जांपल विद इक्वेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों वो एसिड होता है जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, वो होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता वो होता है वीक एसिड, ठीक है। और वो बेस जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वो होती है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो बेस पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होती वो होती है वीक बेस। तो आपने इसका जवाब लिखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ एन एसिड दैट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। अब इसकी एग्ज़ाम्पल, तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में भी मौजूद है। आर्हेनियस जो थ्योरी है उसकी जो एग्ज़ाम्पल है HCl को जब आप आयोनाइज करते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है। ये एग्ज़ाम्पल आपने लिखनी है। सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, गिव एनी टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, के हैलोजेंस के दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं बच्चों कि जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर जो डेफिनेशन है बच्चों, अगर वो आपको मैं बताऊं तो वो कि अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड यानी रिप्लेस्ड अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आपने हैलोजेंस के दो रिएक्शन बताने हैं। तो हैलोजेंस के बच्चों दो रिएक्शन हैं कि अब देखिए हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले ये ग्रुप 7 होता है, सबसे पहले होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर होता है हमारे पास आयोडीन। अब क्लोरीन का रिएक्शन अगर आप करवा दें ब्रोमीन के साथ तो जो है क्लोरीन ये ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, यानी ब्रोमीन को Br को बेदखल कर देगा। और ठीक है ना, आपके सामने बच्चों रिएक्शन मौजूद है। ये दो रिएक्शन आपने लिखने हैं कि Cl2 + 2NaBr। तो अब Br की जगह बच्चों आ जाएगा Cl, तो आपके पास बन जाएगा 2NaCl + Br का स्क्वायर। और इसी तरीके से अब क्लोरीन का रिएक्शन अगर आपका करवा दें आयोडीन के साथ तो जो I है आयोडीन उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 2KCl + I2, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। अब आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए तो बाकी दोनों चीज़ें भी वही होंगी, ठीक है ना। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो वो इसीलिए होता है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है बच्चों कि एटम के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। वो इसलिए कि अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए जो है हमारे पास ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जो सवाल है आप देखिए, Cl आपको दिया गया है। अब क्लोरीन में दो चीज़ें आपको दी गई हैं, एक है 35 और एक है 70। और ये याद रखिएगा बच्चों, जो कम होता है, जो
कम होता है वो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, और जो ज़्यादा वैल्यू है वो आपके पास एटॉमिक मास है। ठीक है, आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है, तो मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स आपस में इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके पास है 17। अब आपने मालूम क्या करना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बच्चों याद रखिएगा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को माइनस करने से आते हैं। एटॉमिक मास है 35 और एटॉमिक नंबर है 17, तो 35 माइनस 17, तो आपके पास से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे 18। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फोर्थ है बच्चों, राइट रिएक्शन ऑफ एनी वन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कोई भी आपने मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ आपने रिएक्ट करवाना है। आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नेचर होगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों, Na2O। ठीक है ना, ये सोडियम और ऑक्सीजन, ये सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हमने रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ, तो हमारे पास बन गया 2NaOH। ठीक है, 2NaOH। अब NaOH, अब OH है इसके साथ, तो ये क्या है, जो इसका नेचर है वो बेसिक है। वो क्या है, बेसिक। यही आपने सिर्फ इसका जवाब लिखना है। और फिफ्थ है बच्चों, सजेस्ट एनी 3 मेयर्स टू कंट्रोल वाटर स्कैरिटी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो पानी की प्रॉब्लम है इस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आपने 3 मेथड बताने हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, के डैम बनाने हैं। प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, के पानी को आलूदगी से बचाना है या पानी की आलूदगी को रोकना है। यूजिंग मॉडर्न इरिगेशन मेथड। ठीक है, जो आपाशी के मॉडर्न यानी जदीद तरीके हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ड्रिप इरिगेशन होती है। और 6 है बच्चों, इनलिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, जिस तरह आपने पढ़ा है ना कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और इनकी खसूसियात बतानी है, तो इनकी खसूसियात ये 3 आप लिख सकते हैं कि फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड, कि ये जो हैं रंगीन कंपाउंड्स बनाते हैं। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल यानी मुख्तलिफ होती है। एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, और ये गुड कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है ना, कैटलिस्ट आपको मालूम है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर 7 है बच्चों, राइट जनरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। तो हर एक की एग्जांपल भी आपने देनी है। तो सबसे पहले है बच्चों आपके पास अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल है। ठीक है, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n। ठीक है, CnH2n। और मैं आपको अल्केन का भी बता देता हूँ। अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2, और अल्कोहल का होता है CnH2n+1। और +1 के साथ यहाँ पर अल्कोहल है तो यहाँ पर OH भी आता है। अब ठीक है ना, अब अल्केन की जो एग्ज़ाम्पल है वो आप अगर दें तो वो होती है CH4 मीथेन, और अल्कीन की होती है आपके पास से C2H4। ठीक है, जिसे इथीन कहते हैं। और अगर आप अल्काइन की एग्जांपल देखें तो वो होती है C2H2। ठीक है, C2H2 जिसे अल्काइन कहते हैं।
और अल्कोहल की अगर आप एग्ज़ाम्पल दें तो वो होती है C2H5OH। ठीक है, यही आपने सवाल का जवाब देना है। और 8th है बच्चों आपके पास, राइट 3 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस आपने बतानी है। तो आप इसको बता सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डज़ नॉट चेंज हो, वॉल्यूम भी डज़ नॉट चेंज, और जो प्रेशर है वो भी डज़ नॉट चेंज हो। ठीक है, ये 3 आप उसको बता सकते हैं। और फिर है जी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 9, हाउ अ क्लोज सिस्टम में कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अब बच्चों हमारे पास होते हैं दो सिस्टम, एक होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम और एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम। अब जो होता है बच्चों हमारे पास क्लोज सिस्टम, ठीक है, ध्यान से अब आपने इसको सुनना है कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि जो कंटेनर है या क्लोज सिस्टम है उसमें हर तरफ से चीज़ बंद होती है। अब इसमें जो प्रेशर बनता है वो इस्केप नहीं होता। ठीक है, जो प्रेशर बनता है वो इस्केप नहीं होता, हर चीज़ जो है वो क्लोज सिस्टम में उसके अंदर ही रहती है। क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें गैस बनती है, तो अब क्लोज सिस्टम में वो गैस जो है वो सिस्टम के अंदर ही रहती है, तो इससे रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो होता है। और अब फॉरवर्ड और रिवर्स जब दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो बन जाती है। और ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो गैस बनती है वो इस्केप कर जाती है। अब गैस के इस्केप करने से हमारे पास जो कि क्या होता है जी, प्रोडक्ट कम रह जाता है, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो नहीं बन सकती। तो यहाँ पर भी वो यही आपसे पूछ रहा है कि क्लोज सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम को बनाने में कैसे मददगार साबित होता है। तो अब आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की समझ आ गई है। तो अब जो है अब आपने इसका जवाब क्या लिखना है, तो आपने लिखना है क्लोज सिस्टम इज़ वन इन विच मैटर कैन नॉट इंटर और लीव। ठीक है, इसमें मैटर जो है, मैटर यानी आप गैसेस भी कह सकते हैं, कैन नॉट इंटर और लीव। ठीक है, बट एनर्जी लाइक हीट कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, फिर होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ एस्टेब्लिश। एग्जांपल आपने लिखनी है तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि N2+3H2 गोज़ टू फॉर्म 2NH3। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ने मिलकर बना दिया हमारे पास अमोनिया गैस NH3। अब अगर ओपन सिस्टम होता तो ये गैस एस्केप कर जाती, तो इसलिए हम जो ये रिएक्शन होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हम इसको क्लोज सिस्टम में बनाते हैं ताकि हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो ये इक्वल हों और हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो बन जाए। ठीक है, और इस रिएक्शन को हैबर प्रोसेस रिएक्शन भी कहते हैं। और फिर है जी बच्चों हमारे पास 10th है, फाइंड द मोलर मास ऑफ MgO। MgO का आपने मोलर मास फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इट्स 18 ग्राम सैंपल। अब ये बड़ा अहम न्यूमेरिकल है बच्चों। अब सबसे पहले आपने मोलर मास फाइंड करना है MgO का, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अब बच्चों जो है हमारे पास अब मैग्नीशियम, अब ना यहाँ पर अब देखिए दो एटम है, एक है Mg और एक है O। अब इन दोनों के मैसेज आपको मालूम होने चाहिए, नहीं तो लास्ट पे आपको प्रोडक्ट टेबल दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो मैस दिया गया है वो है 24 और जो ऑक्सीजन है उसका मैस दिया गया है 16। ठीक है, अब 24 + 16 ये आपके पास आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, और फिर है जी आगे आपने फाइंड करना है आल्सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो अब मैस इन ग्राम आपके पास है 80 ग्राम,
तो डिवाइडेड बाय, अब आपने इसको कर देना है 80 पर, ठीक है। 40 डिवाइडेड जो सॉरी मैस इन ग्राम ऊपर आएगा, 80 ग्राम ऊपर आएगा और मोलर मैस आएगा नीचे 40, तो आपके पास ये आ जाएगा 2, ठीक है। इसका जो मोल्स हैं वो आगे 2 आ गए हैं, ठीक है। और फिर है नीचे बच्चों कैलकुलेट दी इथैल्पी। अब आपने इथैल्पी को कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है कि अब यहाँ पर देखिए H2 प्लस I2 गोज़ टू फॉर्म 2HI। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर 8 में ये मौजूद है। अब H और H की आपके पास जो है जो आप कह लेंगे हीट है, जो उससे हमारे पास इन एनर्जी है वो है 436, और I और I की है 151 और HI की है 299। अब आपने H2 और I2 इन दोनों की एनर्जीज़ को ऐड करना है और HI की एनर्जी में से माइनस कर देना है। अब बच्चों आपने H और H और यानी आपने H2 प्लस I2 इन दोनों की एनर्जीज़ को ऐड करना है, ठीक है। 436 प्लस 151, तो ये आपके पास आ जाएगा 587। अब इसमें से आपने माइनस कर देना है 2HI की एनर्जी को। अब HI की एनर्जी है 299 और आपने 299 को जब मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 598। अब आपने ना 598 में से ये जो है ये माइनस कर देना है 587, ठीक है। 598, तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी 11, ठीक है। अब ये आ गई है -11, ठीक है ना। तो आपके पास ये आपने इथैल्पी डेल्टा H को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है और ये आपकी बुक में एग्जांपल है, ठीक है। आप चैप्टर 8 में आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आपने मुझे कमेंट में जवाब बताना है कि ये -11 है, तो यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अब बच्चों सेक्शन सी जो है लेफ़्ट साइड वाले सवाल उनको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कंपेयर गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले है बच्चों हमारे पास के थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब जो मेटल्स होते हैं इन यानी अब थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट जो है हरारत उसके हवाले से बताएं, तो मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं। और अब एग्जांपल अगर आप दे दें तो आप दे सकते हैं कॉपर और अलमुनियम। और जो नॉन में मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ग्रेफाइट होता है, ये भी नॉन मेटल होता है मगर इसको छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कहते हैं कि चीज़ को आप कितना खींच सकते हैं, ठीक है। तो मेटल ये जो मेटल्स होते हैं ये होते हैं डक्टाइल होते हैं और कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, और इनको वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉपर की वायर्स हमारे पास होती हैं। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन डक्टाइल्स होते हैं और ये ब्रेक हो जाते हैं व्हेन स्ट्रेच, जब इनको स्ट्रेच किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेटल का जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो अब और फिर है जी इसके बाद दूसरा है गिव बैलेंस रिएक्शन ऑफ HCl विद, ठीक है, ZnNaCO3 और NaOH। तो इनके साथ जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन बच्चों ये इस तरीके से आपने लिखने हैं, Zn प्लस HCl। अब जिंक जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ जब इसने रिएक्ट किया, तो अब आपको मालूम है कि एसिड के साथ अगर कोई मेटल आ जाए तो एसिड के H की जगह मेटल आ जाता है। तो यहाँ पर H की जगह आ जाएगा Zn, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब इसने HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये आप, ठीक है। अब ये Na मेटल है, ये आएगा H की जगह तो बनेगा NaCl। अब 2 है तो साथ शुरू में बैलेंस के लिए 2 भी आ जाएगा, साथ आपके पास बनेगा H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब इसने HCl के साथ रिएक्ट किया तो H की जगह आ गया Na, तो बन गया NaCl, और ये जो है बच्चों आपके पास से फिर साथ में बन जाता है H2O वाटर। तो ये 3 रिएक्शन लिखने हैं आपने और इनको बैलेंस भी करना है। और फिर है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल्स, आल्सो राइट सिंबल एंड वैल्यूज़ ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो इसका रिलेशनशिप बच्चों आपने ये लिखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, कि किसी भी सब्सटेंस के अगर आप 1 मोल लें तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर जो है वही होंगे। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। ठीक है ना। और अब आपके पास पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूल्स है या आइंस है, तो ये याद रखिएगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लें तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। 1 मोल होगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। और सिंबल एवोगैड्रो नंबर का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है Na, और मोल का अगर आप सिंबल देखें तो मोल का होता है MOL। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ मेंट बाय एलोट्रोपी, डिस्कस एनी 2 एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। अब बच्चों एलोट्रोपी की क्या होती है कि एलोट्रोपी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ठीक है, जो 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में पाई जाती है इन दी सेम स्टेट, उसकी स्टेट जो है वो सेम होती है। अब स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकती है। दी डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपीज। ठीक है, अब कार्बन की एलोट्रोपी आपकी बुक में है बच्चों, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकीबाल है। ठीक है, तो अब डायमंड और ग्रेफाइट उसने आज सवाल में कहा है कि 2 को आपने डिस्कस करना है। तो डायमंड, अब ईच कार्बन इन कार्बन एटम, अब डायमंड की बात कर रहा हूँ बच्चों, ईच कार्बन एटम इज़ कॉमनली बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, हर जो कार्बन एटम है वो कॉमनली बॉन्ड होता है 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। वेरी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है ये, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड यूज इन ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स में इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट को बच्चों देख लें कि ईच कार्बन एटम इज़ कॉमनली बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग लेयर ऑफ हेक्सागोन। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और ग्रेफाइट में एक कार्बन है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, इसकी जो लेयर्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं वीक फोर्सेस से, सो इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट, यूज एज लुब्रिकेंट इन पेंसिल्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना। अब लुब्रिकेंट्स का आज क्या मतलब होता है कि ये वो सब्सटेंस है कि जो 2 चीज़ें हैं और उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें भी ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। ये थी बच्चों हमारी लेफ़्ट हैंड साइड्स। तो राइट हैंड साइड के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।